नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीलर आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए C++ के टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि आज हमारा जो ऊप्स के अंतर्गत यानी C++ के अंदर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है आज ऊप्स के अंतर्गत पॉलीमॉर्फिज्म की जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उसको प्रैक्टिकल सारे प्रोग्राम के साथ समझने वाले हैं। इससे पहले आपको जो है ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाए जा चुके हैं और ऊप्स की एक मैराथन क्लास भी उपलब्ध है, जिससे आप सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। तो एनवीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल पर जो है आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको जैसा कि बता है कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आज की हमारी जो क्लास है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जिसके एक से अन्य मतलब एक वस्तु लेकिन उसका यूज जो है वो मल्टीपल हो, उसका अलग अलग टाइप से हम यूज ले सकें, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में जानते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका किस प्रकार से यूज होता है समझिए। यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक पॉली और मॉर्फ दोनों ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पॉली और मॉर्फ जो ग्रीक शब्द है उनसे मिलकर बना है पॉलीमॉर्फिज्म, जिनका अर्थ होता है अनेक रूप होना। क्या है? अनेक रूप होना। एक ही रूप में अनेक रूप होना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का भी उपयोग किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत हम जो है इनहेरिटेंस का भी यूज करते हैं। इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया था। इनहेरिटेंस मतलब जिसमें एक क्लास के जो गुण होते हैं वो दूसरी क्लास में जब भेजे जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के इनहेरिटेंस में बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में एक ही नाम का फंक्शन होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। मतलब इसके अंतर्गत देखो, बेस और डिराइव्ड क्लास क्या होती है ये मैंने आपको बता दी है। ये है आपका बेस क्लास और ये है आपका डिराइव्ड क्लास। अब इसमें क्या है कि जिस क्लास में से डेटा को शेयर किया जा रहा है, जिस क्लास में से डेटा को शेयर किया जा रहा है वो होती है आपकी बेस क्लास, और जिस क्लास के अंदर आपके डेटा को शेयर किया जाएगा उसको कहते हैं हम डिराइव्ड क्लास। जैसे इसके अंदर एक कोई फंक्शन है ABC नाम का, जो जिसके अंदर जो भी डेटा है वो यहां पर इसके अंतर्गत लेके आना है डी वाली क्लास में। यानी जो आपकी ABC जो फंक्शन वाली क्लास है वो है आपका बेस क्लास, जिसमें से फंक्शन को ले जाया जा रहा है, और जिस क्लास में लाया जाएगा उसके अंतर्गत वो उस क्लास को हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास। ठीक है, इसके मैंने आपको बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ लास्ट वाले क्लास के अंदर समझाया है। अगर आप डायरेक्टली इसको जंप कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म के दो प्रकार होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना। अब देखिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है उसको समझिए। ये दो प्रकार होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दो प्रकार होते हैं इसके अंतर्गत भी। कौन कौन से? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सिर्फ एक ही रूप होता है, कौन सा? वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन। ठीक है ना। इनको मैंने आपको जो है, अब मैंने जो क्लास ली थी आपके लिए ऊप्स की कंप्लीट मैराथन, उसके अंदर मैंने पूरा समझाया, लेकिन यहां पर भी एक बार वापस समझ लीजिए इसको। ठीक है, दो प्रकार की होती है पॉलीमॉर्फिज्म, एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के भी दो प्रकार होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। और उसके अलावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है दूसरी वाली, इसके अंदर एक ही रूप होता है इसका, वो होता है वर्चुअल फंक्शन। अब यहां पर इसको एक समझिए कि यहां पर मेरे पास है स्मार्टफोन्स, जो है एक सुपर क्लास। ठीक है, इस सुपर क्लास मेथड कौन कौन से हैं आपके? कैमरा, कॉलिंग और म्यूजिक। ये किसके अंतर्गत हम मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर तीन फंक्शन है, मेथड है। ठीक है ना। अब इसकी सब क्लास कौन कौन सी है? देखो, सब क्लास के अंतर्गत अगर आप देखना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और एप्पल, मतलब ये तीनों कंपनी जो है वो स्मार्टफोन बनाती है। अब इनके अंदर जो फीचर यूज हो रहा है वो सेम है। कैमरा इनके अंदर भी आता है, कॉलिंग, कैमरा, म्यूजिक इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है ना। अब समझिएगा यहां पर कि ये जो मेथड है वो आपके इसके अंतर्गत भी आ रहा है, इसके अंतर्गत भी आ रहा है, इसके अंतर्गत भी आ रहा है। तो ये जो एक आपका स्ट्रक्चर है वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो जो है कर रहा है। क्योंकि देखो, एक ही फंक्शन को हम मल्टीपल जगह पे यूज ले रहे हैं, यानी काम यहां पर जो है एक ही बार फंक्शन हुआ है लेकिन उसका मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, और ये जो गुण होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इस कैमरा वाले फीचर को हम माइक्रोसॉफ्ट वाले स्मार्टफोन में भी यूज ले सकते हैं, सैमसंग में भी यूज ले सकते हैं, और एप्पल के अंतर्गत भी यूज ले सकते हैं। ये इसकी सब क्लासेज हैं। ठीक है, तो ये चीज संभव किससे हो पा रही है? ये हो पा रही है आपके इनहेरिटेंस की मदद से। लेकिन ये जो गुण है आपका एक का यूज जो है मल्टीपल जगह पे यूज लेना, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है।
अब अगर बात करते हैं सबसे पहले हम फंक्शन ओवरलोडिंग की इसके अंतर्गत, तो देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग को देखिए यहां पर C++ में एक से ज्यादा एक नाम के फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ही नाम के फंक्शन को मल्टीपल जगह पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पर सी में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक ही नाम के फंक्शन इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है किस कारण, क्योंकि उसी फंक्शन को हम C++ में मल्टीपल जगह यूज में ले रहे हैं। एक फंक्शन दूसरी बार पहले जैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब ऐसा होता है तो कंपाइलर जो होता है वो फंक्शन कैन नॉट ओवरलोडिंग का एरर देता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास है वॉइड फंक्शन, इंटीजर ए और इंटीजर बी है, ये आपका एक अलग आप इसका रूप मान सकते हैं। और एक दूसरा फंक्शन जो है वॉइड फंक्शन के नाम से है, इसमें भी इंटीजर ए और बी मैंने इसके अंदर पास किया है। फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना हो तो हर सेम नाम के फंक्शन का पैरामीटर का डेटा टाइप, पैरामीटर की संख्या अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है वहां पर, नहीं तो वहां पर वो क्या करेगा, आपके ओवरलोडिंग का जो एरर होगा वो आपके सामने शो करेगा। ठीक है, यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये मतलब इसको बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपके देखिए वॉइड फंक्शन जिसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखिए वॉइड फंक्शन जिसके अंदर हम इंटीजर ए को पास कर रहे हैं, फ्लोट, ठीक है, इंटीजर ए बी, मतलब ये तरीके बता रहे हैं जिसमें आप कोई भी तरीका यूज ले सकते हो, कोई भी इसके अंदर जो है आपका डेटा टाइप और उसकी वैल्यू को आप पास कर सकते हो। यहां पर आपके सामने एक फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है जिसको मैं अभी आपको टर्बो सी के अंदर बताने वाला हूं। यहां पर देखिए मेरे पास एक हेडर फाइल है iostream.h और यहां पर इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है void फंक्शन नाम से, ठीक है ना। मैं अभी आपको इनमें से एक या दो को यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर आप समझिए, यहां पर void फंक्शन, इसमें मैंने इंटीजर लिया है और void फंक्शन यहां पर फ्लोट है, यहां पर इंटीजर और फ्लोट दोनों लिए मैंने void फंक्शन है। और यहां पर देखो void फंक्शन जो है उसमें इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, मतलब फंक्शन का नाम एक है, लेकिन जब भी मैं इसको बार बार यूज करूंगा तो इसके अंतर्गत जो है मैंने यहां पर वैल्यूज को चेंज कर दिया है, यहां पर डेटा टाइप को मैंने चेंजेस कर दिया है। यहां पर देखिए, यहां पर वे है ही नहीं पूरा का पूरा, लेकिन यहां पर 1 2 3 जितने चाहिए आप उसके अनुसार जो है इसके अंदर वैल्यू को दे सकते हैं। अब आता है मेन फंक्शन की बारी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इंटीजर मेन नाम का फंक्शन है यहां पर। अब इसमें मैंने x का मान दिया 10, y का मान दे दिया मैंने यहां पर 3.14 और z का मान दे दिया मैंने 20। अब जब मैं इन फंक्शंस को कॉल करूंगा तो देखो यहां पर इस फंक्शन में मैंने x को पास किया, x की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी इसमें। यहां पर देखो मुझे पता है कि यहां पर सिर्फ मैंने एक डेटा टाइप को पास किया है, तो यहां पर मैं जब इसके अंदर फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसमें पैरामीटर मैंने x को दे दिया, x का मान क्या है भाई 10, तो इस बार यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा भाई 10। इसी प्रकार से जो है मैंने 3.14 दिया है, तो यहां पर मैंने जो है y को पास किया, तो देखो y का मान 3.14 है, तो इसका मान क्या चला जाएगा 3.14 चला जाएगा। यहां पर आपको समझ में ये आना चाहिए कि यहां पर फंक्शन एक है लेकिन उसको मैं मल्टीपल टाइप से जो है यूज में ले रहा हूं। अगर मैं यहां पर इसी चीज को जैसे इंटीजर, फ्लोट वापस और नीचे इंटीजर फ्लोट लेता तो यहां पर एरर जनरेट कर देता, लेकिन इसके बचने के लिए मैंने क्या किया, इसका यहां पर दूसरी बार जब यूज किया तो इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर ले लिया। तो देखो दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इंटीजर, फ्लोट है, लेकिन यहां पर देखो इंटीजर एक और भी तो मैंने यहां पर दे दिया साथ में, ये चीज है। तो यहां पर ये हो चुका है यहां पर, और उसके बाद हम रिटर्न करके इसको जो है void फंक्शन को कॉल करते हैं यहां पर, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैं जो सबसे पहला फंक्शन था देखो void फंक्शन ये वाला, जिसमें मैंने कुछ भी पास नहीं किया है, तो उसको मैंने जब कॉल किया तो उसके अंदर मैं सी आउट के अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाह रहा हूं, ठीक है। और ये जो void फंक्शन है इंटीजर ए वाला, ठीक है ना, जो मैंने सबसे पहले लिया था यहां पर ये इंटीजर वाला, अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है देखो, यहां पर मैंने दिया है वैल्यू ऑफ ए और उसके बाद ए की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर वैल्यू ऑफ बी तो वी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार से ए और बी की वैल्यू आप फ्लोट और इंटीजर की प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से सारे के सारे आप इस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हो। ये जो मान होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं इनमें से कुछ एक रैंडमली उठा के आपको इसका जो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। चलते हैं हम अपने टर्बो सी की स्क्रीन के ऊपर। पहले तो आपके सामने टर्बो सी का स्क्रीन लेके आ जाते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है टर्बो सी का स्क्रीन है, और यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम आपको मैंने समझाया था उसमें से रैंडमली मैंने 3 फंक्शन को जो है यहाँ पर इसके अंदर डिक्लेयर करके उसको किस प्रकार यूज लेते हैं मैंने यहाँ पर बताया है। पहला फंक्शन लिया जिसमें मैंने किसी को पास नहीं किया है, और यहाँ पर दूसरा एक फंक्शन वॉइड वापस void फंक्शन को यूज किया, लेकिन इसमें मैंने इस बार इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप को पास किया है। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर आके यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि x का मान दे रहा हूँ मैं 10 और y का मान दे रहा हूँ मैं 3.14, क्योंकि फ्लोट के लिए मैं यहां पर दशमलव वाली वैल्यू दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद इसमें फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और दूसरी बार और फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जिसमें x और y को मैं यहां पर पास कर रहा हूं।
लेकिन यहां पर ये समझिए कि यहां पर मैंने जो void फंक्शन जो कॉल किया था जिसमें मैंने कुछ भी पास नहीं किया है ऊपर, तो उसमें मैंने ये चाह रहा हूं कि मैं यहां पर जो है उसमें cout हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाह रहा हूं। और जब दूसरी बार मैंने void फंक्शन को वापस कॉल किया है तो वहां पर मैं जो है यहां पर a और b को इसके अंदर पास कर रहा हूं। यानी यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ इंटीजर उसमें जाएगा इंटीजर a का मान, फ्लोट लिखा उसमें फ्लोट b का मान जाएगा। अब जब मैं यहां पर प्रिंट करूंगा तो देखो वैल्यू ऑफ ए तो ए का मान छप जाएगा, और वैल्यू ऑफ बी करूंगा तो वैल्यू ऑफ बी करूंगा तो बी का मान छप जाएगा। अगर मैं इसको यहां से जो है अगर आपको और बताऊं तो यहां पर देखिए आपके a का मान जो होगा वो होगा x का, और जो b का मान होगा वो होगा आपके यहां पर y का। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो a के अंदर चला जाएगा 10 और b के अंदर चला जाएगा यहां पर 3.14। ठीक है, 3.14 चला जाएगा। यहां पर देखिए ये यहां पर देखिए हेलो वर्ल्ड जो है हमने वॉइड फंक्शन जिसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया था वहां पर आ चुका है, और वैल्यू ऑफ ए तो हमने 10 दिया था 10 आ चुका है, और बी दिया था 3.14 तो 3.14 यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब मैं बार बार इस फंक्शन ओवरलोडिंग को यहां पर मतलब फंक्शन को बार बार यूज कर रहा हूं, तो यही गुणधर्म जो होता है वो फंक्शन ओवरलोडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके होती है फंक्शन ओवरलोडिंग से संबंधित। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जितनी बार भी आप इसको यूज कर रहे हो तो बार बार उसके अंदर का जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो तो उनको आपको चेंजेस रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने वापस पीडीएफ की ओर। पीडीएफ के अंदर जाके देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। वहां पर आता है आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जिस प्रकार फंक्शन ओवरलोडिंग होता है उसी प्रकार से होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसके अंतर्गत देखिएगा यहां पर C++ ऑपरेटर में अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल इत्यादि ऑपरेटर के प्रकार होते हैं। C++ के हर ऑपरेटर का अलग अलग काम होता है। जैसे प्लस जो होता है वो दो नंबर को जोड़ता है, गुणा जो होता है यानी एस्टेरिस्क जो होता है वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता है। इसी प्रकार से हर एक ऑपरेटर का अलग अलग काम होता है। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इन ऑपरेटर्स को किसी दूसरी जगह से भी डिफाइन किया जा सकता है। इन ऑपरेटर का इस्तेमाल ऑपरेटर कीवर्ड के साथ किया जाता है। ठीक है ना, इन ऑपरेटर का इस्तेमाल ऑपरेटर कीवर्ड के साथ किसी फंक्शन नेम की तरह किया जाता है। सॉरी, अगर यूजर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है, ये ठीक है ना, यूजर जो है वो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है तो वो अपनी पहली डेफिनेशन को भी सेम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो बार बार जो है उसको ओवरलोड करेगा क्योंकि वो डेफिनेशन तो वापस यहां पर यूज हो जाएगी। अब बात आती है कौन कौन से ऑपरेटर जो होते हैं वो ओवरलोडिंग के लिए सही है। ठीक है ना, तो मैं दोनों को यहां पर आपकी टेबल रख रहा हूं आपके सामने। तो देखिए C++ के सभी ऑपरेटर का ओवरलोडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, पर कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका जो इस्तेमाल होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं किया जाता है। तो कौन से ऑपरेटर है जिनका यूज नहीं किया जाता है? तो पहला होता है डॉट यानी एक्सेस मेंबर ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं आप मेंबर ऑफ एक्सेसिंग मेंबर जो ऑपरेटर होता है उसका यूज नहीं कर सकते हैं आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। ठीक है, पॉइंटर ऑफ एक्सेसिंग मेंबर तो इसका भी आप यूज नहीं कर सकते। कंडीशनल जो होता है इसका यूज नहीं कर सकते ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, और स्कोप रेजोल्यूशन का आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। अब जो लिस्ट आ रही है उसका आप यूज कर सकते हो अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। जैसे यहां पर एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मॉड्यूल्स है। ठीक है, असाइनमेंट है। ठीक है, बिटवाइज एंड एड्रेस जो है जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, एडिशन असाइनमेंट है, सबट्रैक्शन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, डिवीजन असाइनमेंट है, बिटवाइज एंड असाइनमेंट, मॉड्यूल असाइनमेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, और यहां पर आपके आ रहा है इक्वल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, फिर होता है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट है। ठीक है, राइट शिफ्ट असाइनमेंट है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट है, बिट एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव असाइनमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट, कोमा, लॉजिकल नॉट। ठीक है, नॉट और इक्वल, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, पॉइंटर, मेंबर सिलेक्शन हो गया, पॉइंटर टू मेंबर हो गया, एरे सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, न्यू, डिलीट। ठीक है, तो इनका आप यूज कर सकते हो अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंतर्गत। ये ध्यान रखनी है आपको। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? पहले आप लिखेंगे रिटर्न टाइप, उसके बाद आपका ऑपरेटर वर्ड यूज करेंगे आप, ये कीवर्ड, उसके बाद ऑपरेटर टू ओवरलोड, जिसको ऑपरेटर को आपको ओवरलोड करना उसका, फिर यहां पर आप उसके अंदर जो पैरामीटर्स देना चाहते हैं उनकी लिस्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो, और इसकी बॉडी में जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको आप यहां पर लिख सकते हो। अब बात आती है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है। C++ में हमें चाहे वैसा प्रोग्राम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना है और प्रोग्राम समझ आने में देखो ऑपरेटर
ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना और प्रोग्राम समझ आने में आसानी रहती है, ठीक है ना। पहली बार जब यूजर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आए तो उसे हर ऑपरेटर की ओवरलोडिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके अलग अलग टाइप से यूज में ली जाती है। नॉर्मल प्रोग्राम में जैसे दो वेरिएबल को ऐड किया जाता है, C++ में ऑब्जेक्ट को ऐड करना आसान नहीं है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये मुमकिन है, क्योंकि ये आसान होता है, जिससे आप इनको आपस में जोड़ सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो n3 के अंदर n1 और n1 और n2 को मैं जोड़ के जो है n3 के अंदर जो है असाइन कर रहा हूं, तो ये इजी वे है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है ना, जिसको मैं अभी आपको टर्बो सी प्लस के अंदर टाइप कर देता हूँ, फिर वहां पर आपको समझा देता हूँ। तो देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको मैं आपको टर्बो सी के अंदर रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर आपको रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें आपको मैंने पाइथन बताया था, पाइथन के अंदर मैंने आपको बताया था जिसमें डिजिट और जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं दोनों एक साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आप किस मदद से देख सकते हो, तो मतलब यहाँ पर मैंने मल्टीपल यूज लिए हैं, ए और बी को जोड़ दिया यहाँ पर, और उसके साथ मैंने यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा जो इसका मान है वो भी यहाँ पर साथ में प्रिंट करके दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके जो पास करेंगे हम वैल्यू, तो यहाँ पर रियल नंबर के आगे रियल नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी के आगे यहाँ पर जो है इमेजिनरी नंबर जो जनरेट होंगे वो यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपके 7 और 5 होगा वो आपके जुड़ेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है बी जो आपका इमेजिनरी नंबर है वो आपके यहाँ पर पास करेगा। तो इसके लिए आप ऊपर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो है ए और बी वेरिएबल लिया प्राइवेट के अंदर, ठीक है, और उसमें यहाँ पर जो है मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है वॉइड पुट नाम से, जिसमें मैंने एक्स और वाई का मान अभी तो हाल ही में 0 0 डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो ए का मान होगा वही एक्स का मान होगा, जो बी का होगा वही जो बी का मान होगा वही वाई का मान होगा, ठीक है ना। जो एक्स में आएगा वो ए में चला जाएगा, वो वाई में आएगा वो बी में चला जाएगा। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जिससे आप इसको ऑपरेटर को, मतलब मैंने यहाँ पर देखो मल्टीपल जगह पे यूज लिया है इसको, इसलिए यहाँ पर जो है आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यहाँ पर शो कर रहा है। मैं बार बार जो है ये प्लस को यूज कर रहा हूँ जगह जगह पे, तो ये जो है आपके रिटर्न कर रहा है इसको, ठीक है। मैंने कॉम नाम का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसको सिंपली यहाँ पर देखो जो वैल्यू पास करूंगा वो इनके अंदर जाएगी, और रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को अलग अलग करके यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। ये आई भी देखो अभी आपको आउटपुट के दौरान मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल और F9 के थ्रू। तो यहां पर देख रहे हो जो पहला आपके उसके अंदर जो पास होगा मान, तो वो आपके रियल नंबर जो होंगे वो जनरेट होंगे 12, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पास होगा उसके अंदर, तो वो हो गया आपके 17, और इसके बाद जो लास्ट है तो देखो उसमें इमेजिनरी नंबर में देखो 12 और 17 जो है उसके साथ मैंने आई को भी प्रिंट करवाया, देखो ये आई, ये जो आई था वो भी यहां पर प्रिंट हुआ है इसके साथ, ठीक है ना। आई जो था वो भी यहां पर इसके साथ प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये चीज आपके होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग से संबंधित। किससे संबंधित है भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग से संबंधित। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हो, लेकिन मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हो तो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, हर बार ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब जिसको एक ही प्रकार के ऑपरेटर क्रिएट करके फिर हम उसका मल्टीपल जगह पे अलग अलग टाइप से यूज में ले रहे हैं, तो वो आपका मल्टीपल ऑपरेटर ओवरलोडिंग को शो कर रहा है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए दो प्रकार के ऑपरेटर के लिए दो प्रकार हैं। कितने? दो। कौन कौन से? एक होता है बाइनरी, एक होता है यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंतर्गत यूज होती है। अब बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंतर्गत देखो बाइनरी ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड होते हैं। कौन कौन से? प्लस और माइनस। ये जो प्लस और माइनस होते हैं वो होते हैं बाइनरी ऑपरेटर के लिए। और यहां पर देखो आप जो डबल प्लस और डबल माइनस जो है वो आपके यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेटर के अंदर कौन से ऑपरेंड होते हैं भाई? प्लस और माइनस। और यूनरी के अंतर्गत डबल प्लस डबल माइनस, जिसको आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कहते हैं। ये यहां पर आपके सामने एक यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से संबंधित कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने क्लास बनी है नंबर नाम की, जिसमें ए को पास किया, बी को पास किया है, सॉरी ए और बी को डिक्लेयर किया प्राइवेट टाइप का, और पब्लिक के अंदर मैंने नंबर नाम का फंक्शन बनाया है। ए का मान मैंने दिया है 5 और बी का दिया -7। अब यहां पर वॉइड ऑपरेटर बनाया मैंने माइनस का, ठीक है ना। एक ऑपरेटर नाम का फंक्शन है माइनस का, जिसमें मैं कह रहा हूं जो माइनस ए का मान होगा वो ए का, जो माइनस बी का मान होगा वो बी का चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि void show नाम का फंक्शन बना रहा हूं, जिसमें ए और बी की वैल्यू को पास कर, मतलब जो है शो करने के लिए मैं ये फंक्शन बना रहा हूं। तो यहां पर वैल्यू ऑफ ए और यहां पर ए का मान, वैल्यू ऑफ बी तो बी का मान। मेन फंक्शन के अंदर क्या है भाई? नंबर एक्स को मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है। अगर यहां पर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहां पर नंबर बनाया था, देखो ये नंबर फंक्शन, जिसमें क्या डेफिनेशन थी? ए और बी की डेफिनेशन थी,
ठीक है, जो यहां पर अब आ जाएगी। तो यहां पर मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया है, सी आउट कर रहा हूं बिफोर ओवरलोडिंग, बिफोर ओवरलोडिंग एंड ओवरलोड करने से पहले x का मान x डॉट शो, ठीक है। तो x डॉट शो कहां है, ये रहा आपका x डॉट शो, अभी फंक्शन बनाया था, ये रहा फंक्शन शो नाम का। तो शो के अंदर a और b को ये प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद देखिए यहां पर आपके आ रहा है दूसरा, ये देखो बिफोर ओवरलोडिंग हो गया। अब माइनस x को यहां पर ये क्या कर देगा, शो कर देगा यूनिरी ऑपरेटर के ओवरलोडिंग के अंतर्गत। और अगर बाद में हम करते हैं आफ्टर ओवरलोडिंग, तो उसमें x डॉट शो जो है वो पॉजिटिव वे में आपको शो करेगा। तो देखो माइनस के अंतर्गत जो हमने लिखा है -x, तो उसके अंदर हमने पास किया था -7, अगर आपको याद हो तो वो यहां पर आपके सामने आ चुका है। लेकिन दूसरी बार हमने ये भी उसके अंदर दिया था कि जो a का मान होगा वो -a का मान जो होगा वो इसके अंदर जाएगा। तो यहां पर देखो अब a का मान क्या आ चुका है, -5, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस इसके अंदर पास होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये 7 आपके सामने आ चुका है। ये होता है आपके यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से संबंधित कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, वो होता है C++ के अंदर वर्चुअल फंक्शन से संबंधित कॉन्सेप्ट। तो देखिए वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो रन टाइम, डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के टाइम आता है। ये क्या होती है लेट बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, ये सारा का सारा मैंने आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर समझा रखा है। आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली इस वीडियो के एंड में, तो वहां पर आप क्लिक करके ऊप्स के कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखे तो भाई, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म वाले टॉपिक के अंदर जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको मैंने उसका वीडियो सबसे एंडिंग में जो है एंड स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अब देखिए नीचे दिए हुए प्रोग्राम में एक बेस क्लास और नया डिराइव्ड क्लास लिया गया है और बेस क्लास का पॉइंटर और डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। अगर बेस क्लास को बेस क्लास पॉइंटर में पॉइंट किया जाए तो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। यहां पर बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव्ड क्लास के मेंबर को पॉइंट करना एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल फंक्शन में बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव्ड क्लास के मेंबर को पॉइंट करके उनके मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है। डिराइव्ड करने के बाद तो भाई आप एक्सेस कर ही सकते हो। यहां पर देखो एक आता है विदाउट वर्चुअल फंक्शन और इसके बाद आएगा आपके विद वर्चुअल फंक्शन, यानी इसके बिना और इसके साथ किस प्रकार से यूज होता है। देखिए हेडर फाइल के अंतर्गत एक क्लास बनी है मैंने बेस नाम की, जिसमें मैंने पब्लिकली यहां पर एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें मैं बेस क्लास नाम का एक मैसेज यहां पर प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। और क्लास डिराइव नाम के एक फंक्शन बना रहा हूं, डिराइव नाम के क्लास बना रहा हूं जिसमें मैं बेस को यहां पर डिराइव कर रहा हूं। या आप नाम कोई भी रख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर इजी वे के लिए यहाँ पर ये बना रहा हूँ इसका नाम, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कहां पे गया, ये रहा। तो यहाँ पर एक मैंने पब्लिक के अंतर्गत देखो वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी बनाया है। डिस्प्ले के अंदर मैं डिराइव्ड क्लास को यहाँ पर जो है प्रिंट कर रहा हूँ। अब मेन फंक्शन के अंदर अगर आप जाते हैं तो जो पॉइंटर का जो बेस जो है वो पॉइंटर जो है पॉइंटर के अंदर जो भी मान होगा वो बेस का है। और उसके बाद डिराइव्ड डी को ये यहाँ पर ये जो है इसके अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर किया जाएगा सॉरी। और पॉइंटर के अंदर किसका चला जाएगा, डी का एड्रेस चला जाएगा और पॉइंटर के थ्रू हम डिस्प्ले को यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा देंगे पॉइंटर की मदद से। अब ये यहाँ पर यूज करने का, ये पॉइंटर यूज करने का रीजन क्या है कि इसके अंदर जो भी मान होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर मान क्या था, बेस क्लास नाम का जो मैसेज था वो इसके अंदर मान था, वो यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर हम बात करते हैं विद वर्चुअल फंक्शन, अगर वर्चुअल फंक्शन के साथ यूज किया जाए तो देखो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल के अंतर्गत देखो यहाँ पर क्लास बनी है बेस नाम की, पब्लिक के अंदर मैंने वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया। देखो यहाँ पर मैं वर्चुअल कीवर्ड का यूज ले रहा हूं, इस बार ध्यान रखना। इसमें मैं बेस क्लास को प्रिंट कर रहा हूं, उसके बाद जो बेस का डेटा होगा वो मैं डिराइव्ड में लेके आ रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहा हूं और यहां पर मैं डिराइव्ड क्लास को मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं। यहां पर मेन फंक्शन में देखें तो बेस मैंने पॉइंटर क्रिएट किया है और यहां पर आप देख सकते हैं तो डिराइव्ड डी को यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब इस पॉइंटर के अंदर देखो ये जो मैंने पॉइंटर बनाया था तो ये जो डी का डेटा होगा, डी का जो एड्रेस होगा वो यहां पर इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा वहां पर हम पॉइंटर का यूज करेंगे, तो पॉइंटर का यूज करते क्या होगा कि उसके अंदर जो मैसेज होगा वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो इसके अंदर मैसेज क्या था, वो मैसेज था आपके डिराइव्ड क्लास और वो यहां पर आपको मैसेज के थ्रू दिख रहा है, ठीक है। ये होता है विद वर्चुअल फंक्शन, वो था आपके विदाउट वर्चुअल फंक्शन। इसके बाद आती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो जिस क्लास में एक या एक से अधिक प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब देखो यहां पर इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, मैंने क्लास बनाई है ए नाम की जिसके अंदर मैं वर्चुअल वॉइड शो नाम का फंक्शन बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं 0 को पास कर रहा हूं, ठीक है, मतलब जिसका मान जो है मैं 0 डिक्लेयर कर रहा हूं। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन को शो कर रहा है। जिस वर्चुअल फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है उसे प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर तो देखो इसकी फंक्शन की आपके डेफिनेशन है, लेकिन जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ये देखो यहां पर आपके वॉइड वर्चुअल वॉइड शो यहां पर मैंने बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर देखो है मैंने कोई भी प्रकार की फंक्शन की जो है यहां पर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है, ध्यान रखने ना, इसकी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया। अगर डेफिनेशन देता तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होता है,
ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अगर डिराइव्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो वहां पर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन भी दी जाती है। पर जब प्योर वर्चुअल फंक्शन के एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है तो उसे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है, चाहे हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन हो या ना हो, उसमें जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन हो या ना हो, लेकिन वो वहां पर आपके डिराइव्ड होगी। बात आती है आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसका पॉइंटर बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा लेकिन पॉइंटर जो होगा वो बनाया जा सकता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है तो इनहेरिट किए हुए प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखता है, ठीक है ना। प्योर वर्चुअल फंक्शन की वो डेफिनेशन नहीं लिखेगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है और उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाता है। ध्यान रखना, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट फिर जो है नहीं बन पाता है। अब इसका एग्जांपल अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर देखो मैंने एक आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंतर्गत एक क्लास बनी ए नाम की, जिसमें मैं पब्लिक के अंदर जो है वॉइड वर्चुअल शो नाम का फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। और बी के अंदर मैं यहां पर जो है वॉइड शो नाम का क्लास बी के अंदर जो है पब्लिक टाइप का मैं वॉइड शो नाम का फंक्शन बना रहा हूं पब्लिक टाइप का। और यहां पर मैं मैसेज दे रहा हूं हेलो वर्ल्ड को। मेन फंक्शन के अंदर मैं पॉइंटर बना रहा हूं यहां पर ए के लिए मैं यहां पर एक पॉइंटर बना रहा हूं। अब इसमें बी के अंदर मैं यहां पर जो है छोटा बी जो है उसको मैं यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं इसके साथ। और यहां पर पॉइंटर के अंदर क्या होगा, इस बी का जो एड्रेस होगा वो चला जाएगा। देखो यहां पर बी का जो एड्रेस होगा वो चला जाएगा, लेकिन प्रिंट करते समय हम क्या कर लेंगे, यहां पर शो को प्रिंट कर देंगे। तो यहां पर अपना पास आउटपुट क्या आ जाएगा, यहां पर हेलो वर्ल्ड जो होगा उसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ जो उसके अंदर हमने पास किया वो वहां पर जो है मैसेज को प्रिंट कर देगा। यहां पर देखिए एग्जांपल फॉर प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है उसके साथ देखिए। तो यहां पर देखो जो साथी यहां पर ये समझ रहे हैं कि मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि पहले आप जाके हमारे चैनल पर ऊप्स की कंप्लीट क्लास जरूर देखें, क्योंकि आप विदाउट जो ऊप्स की कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझे यहां पर आ रहे हैं तो आपको यहां पर ये प्रॉब्लम होगी भाई समझने में, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपके क्लास ए मैंने यहां पर डिक्लेयर किए, उसके अंदर देखो यहां पर मैंने वॉइड प्योर वॉइड जो है यहां पर मैंने वर्चुअल शो फंक्शन बनाया जिसका मान है यहां पर 0। क्लास बी के अंदर यहां पर वॉइड शो बनाया जिसके अंदर मैं दे रहा हूं यहां पर हेलो वर्ल्ड को, ध्यान रखिएगा हेलो वर्ल्ड को यहां पर इसके अंदर पास कर रहा हूं। अब यहां पर क्लास सी के अंदर ए का पब्लिक का जो डेटा होगा वो चला जाएगा और यहां पर वॉइड शो को पब्लिक टाइप में मैं यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं। उसके बाद मैं हेलो फ्रेंड को यहां पर मैसेज को प्रिंट कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो क्लास ए थी, देखो यहां पर क्लास आपका ए था यहां पर। अब इस क्लास के ए के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पॉइंटर टाइप का, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहां पर जो बी है उसको यहां पर इसके साथ कर रहा हूं डिक्लेयर और सी को इसके साथ डिक्लेयर कर रहा हूं। अब अगर यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पर पॉइंटर में बी का एड्रेस चला जाएगा और पॉइंटर के साथ मैं शो को प्रिंट कर दूंगा। फिर सी को मैं यहां पर इसके अंदर जो है इसका सी का एड्रेस चला जाएगा और इसके बाद में सी का जो एड्रेस होगा, सी का जो फंक्शन होगा सो उसको मैं यहां पर कॉल कर देता हूं। तो यहां पर क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड और हेलो फ्रेंड आपके सामने मैसेज को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। यह आज की क्लास थी पॉलीमॉर्फिज्म से संबंधित। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने का बेहतरीन तरीका यही है कि जब एक ही फंक्शन को या एक ही वस्तु को एक ही नाम से अलग अलग जगह पर मल्टीपल टाइप से अगर यूज कर रहे हैं तो वो आपका किसका यूज है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज है, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग टाइप के टाइप्स भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार डेली हमारे क्लासेस को आप विजिट करते हैं। C++ की भी मैराथन क्लास आपके लिए स्पेशल लाई जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फंडामेंटल का लाइव टेस्ट अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने उनमें से कितने जो क्वेश्चन है वो सही किए हैं। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।